गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप कि आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। एसएससी जेईई मेंस के एग्ज़ाम की डेट आप सभी को पता है, एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है। मैक्सिमम सब्जेक्ट आप लोगों ने अभी तक कवर कर लिए होंगे और अगर अभी भी कुछ सब्जेक्ट आपके बाकी रह गए हैं तो अभी भी इतना टाइम है कि मेंस के लिए हम जिस तरीके से तैयारी करते हैं अभी भी सफिशेंट टाइम है कि हम रिमेनिंग पोर्शन को कवर कर सकते हैं। मैक्सिमम प्रैक्टिस, मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे मेंस की तैयारी करने के लिए, क्योंकि आप सभी को पता है टाइम की थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है एग्जाम में, टाइम कम रहता है इस एग्जाम में, क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व करने होते हैं। तो आप लोग उस तरीके से प्रैक्टिस करना कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो पाएँ। आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराने के लिए आपको पता ही होगा इंजीनियर्स अकेडमी ने निम्बस प्लेटफॉर्म पर ऑलरेडी एक सीरीज चला रखा है जिसमें सभी सब्जेक्ट के 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराए जाते हैं। तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सॉम के 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन कि मेंस में कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। तो पहले हम 2 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सॉम से, उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे कि कौन से टॉपिक से किस तरीके के क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। ओके, तो मैं लेकर आया हूँ आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन शेयर फोर्स बेंडी मूवमेंट से। आप सभी को पता है शेयर फोर्स बेंडी मूवमेंट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कन्वेंशनल के लिए। ओके, तो क्वेश्चन है आपके सामने, ड्रॉ द बेंडी मूवमेंट एंड शेयर फोर्स डायग्राम ऑफ द बीम एज शोन इन फिगर। ओके, इस तरीके का बीम है कि दोनों एंड पर कैंटिलीवर बीम है और कैंटिलीवर बीम के बीच में सिंपली सपोर्टेड बीम रखा हुआ है। पॉइंट्स को डिफाइन कर रखा है ABCD, उसी के अकॉर्डिंग आपको डायग्राम बनाना होगा। इस तरीके के किसी भी बीम में जब 2 एंड फिक्स हो और बीच में हिंज दे रखे हों, ये 2 हिंज के ऊपर एक सिंपली सपोर्टेड बीम रखा हुआ है, तो इस ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे बेटर तरीका होता है कि आप सिंपली सपोर्टेड को अलग सॉल्व कर लो और कैंटिलीवर बीम को अलग से सॉल्व कर लो, क्योंकि एक डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर होता है। अगर आप इसको हिंज से कट करोगे, अगर आप इसको B पॉइंट से और C पॉइंट से कट करोगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक वर्टिकल रिएक्शन मिलेगा, एक वर्टिकल रिएक्शन मिलेगा जो बिहेव करेगा लाइक ए शेयर फोर्स फॉर इंटरनल पोर्शन। इस पॉइंट पर कोई एक्सियल फोर्स और शेयर फोर्स बेंडी मूवमेंट नहीं होगा। एक्सियल फोर्स इसलिए नहीं होगा क्योंकि इस बीम पर कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है और आप सभी को ऑलरेडी पता होगा जहां पर हिंज आता है मूवमेंट क्या हो जाता है, 0। तो बेस्ट तरीका होगा कि इस वाले पोर्शन को कट करके अलग से देखा जाए और यहां पर एक रिएक्शन आ जाएगा, फिर इधर वाले कैंटिलीवर पोर्शन को अलग से देखा जाए। ओके, क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। मैं पहले पोर्शन B to C को सॉल्व करूंगा, उसके बाद B से A पोर्शन और C से D पोर्शन का शेयर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बनाऊंगा। कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो फर्स्ट हमको डायग्राम बनाना है शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम। आई थिंक प्रॉपरली विजिबल होगा फिगर, क्योंकि फिगर को देख के हमको फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा है, तो इसको मैं साइड में रख लेता हूं। क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा कि फिगर क्या है। ओके, हम कैलकुलेशन करने जा रहे हैं फर्स्ट हम कैलकुलेशन करने जा रहे हैं फोर पोर्शन B to C, 4 पोर्शन B to C। अगर B to C पोर्शन को कट करके इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया जाए तो हमको क्या नजर आएगा कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, पूरे पार्ट पर अप्लाई कर दिया गया है UDL कितना 4 किलो न्यूटन पर मीटर। इसका लेंथ कितना है 4 मीटर। और इस पॉइंट पर जो कि पॉइंट B है और पॉइंट C, इन दोनों पॉइंट पर आपको मिलेगा एक रिएक्शन जिसकी वैल्यू को हमने क्या मान लिया है R। अब जितना ये रिएक्शन अपवर्ड आ रहा होगा उतना ही B पॉइंट पर रिएक्शन डाउनवर्ड आ रहा होगा। इसको हमने मान लिया है RB और इसको हमने कंसीडर कर लिया RC। इसको सॉल्व करना चाहते हैं हम, क्योंकि इधर वाले पोर्शन का अगर आप डायग्राम बनाओगे तो जितना रिएक्शन अपवर्ड आ रहा होगा उतना ही रिएक्शन डाउनवर्ड आ जाएगा। इधर वाले पोर्शन में भी जितना रिएक्शन अपवर्ड आ रहा होगा उतना ही डाउनवर्ड रिएक्शन आ जाएगा। और यहाँ पर भी कुछ लोड दे रखे हैं, इन लोड के बारे में बात बाद में करेंगे। अभी हम इस पोर्शन को देखना चाह रहे हैं, सिर्फ BC पोर्शन को। ये हो जाएगा इसका फ्री बॉडी डायग्राम। ओके, तो BC पोर्शन के लिए, अगर BC पोर्शन के लिए मैं समीशन ऑफ FY 0 करना चाहूं, कौन से पोर्शन के लिए समीशन ऑफ FY 0 करना चाह रहा हूं, फॉर पोर्शन BC ओनली। तो BC में हमारे पास है एक तो RB, एक RB प्लस एक RC। RB प्लस RC मतलब टोटल अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स, और टोटल डाउनवर्ड फोर्स हो जाएगा 8 इंटू 4 इंटू 4 ये कितना हो जाएगा 16 किलो न्यूटन।
नेक्स्ट आप मोमेंट का इक्वेशन यूज कर सकते हो कि मोमेंट सी पर या बी पर जीरो करके यहां से क्या निकल जाते हैं, रिएक्शन। ये रिएक्शन डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं क्योंकि सिमेट्रिकल होगा ये पोर्शन, बट मेंस के एग्जाम में कैलकुलेशन करना बेटर होता है। या आप मेंशन भी कर सकते हो टाइम बचाने के लिए कि बाई सिमेट्री कि ये दोनों वैल्यू क्या आ जाएंगी, बराबर आ जाएंगी। मैं फिलहाल इक्वेशन बनाकर सॉल्व करना चाहता हूं। आर बी मल्टीप्लाई 4, अगर ये प्लस तो इसको क्या कंसीडर कर लिया, माइनस 4 इंटू 4, ये तो फोर्स हो गया, और यहां से इसका सेंटर होगा 2 मीटर पर, इंटू 2 इज इक्वल टू 0। यहां से सॉल्व करने पर आरबी की वैल्यू आ गई 8 किलो न्यूटन। आरबी पता चल गया, आरबी 8 किलो न्यूटन, तो आरसी की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 8 किलो न्यूटन। यहां से हमको मिल गए उस पर्टिकुलर पोर्शन के रिएक्शन, उस पर्टिकुलर पोर्शन के हमने रिएक्शन निकाल दिए कि ये वैल्यू हो गया 8 किलो न्यूटन और ये वैल्यू भी क्या है, 8 किलो न्यूटन। ओके, कंप्लीट डायग्राम लास्ट में बनाएंगे, अभी सिर्फ रिएक्शन निकले। तो हमारे लिए पोर्शन बीसी कितना क्या हो गया, हमारे लिए पोर्शन बीसी की वैल्यू हो जाएगी, एक बार फिर से मैं बीसी पोर्शन का डायग्राम बना रहा हूं। तो बीसी पोर्शन में ये एक फोर्स आ गया 8 किलो न्यूटन, जो कि एक रिएक्शन था वहां पर, ये रिएक्शन भी आ गया 8 किलो न्यूटन, और पूरे पार्ट पर अप्लाई हो रहा है यूडीएल 4 किलो न्यूटन पर मीटर, और ये वैल्यू कितना है, 4 मीटर। नाउ हम क्या बनाने जा रहे हैं, शेयर फोर्स डायग्राम, इस पोर्शन का एसएफडी शेयर फोर्स डायग्राम। कौन से पोर्शन की कैलकुलेशन चल रही है, ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं कि हम कैलकुलेशन कर रहे हैं बीसी पोर्शन का। तो बीसी पोर्शन में अगर किसी एक्स डिस्टेंस पर आप शेयर फोर्स की इक्वेशन बनाओगे, बीसी पोर्शन में किसी एक्स डिस्टेंस पर शेयर फोर्स का इक्वेशन क्या बनेगा, बीसी पोर्शन एक बार फिर से मेंशन कर दे रहे हैं, 4 पोर्शन B2C। अगर B2C पोर्शन की मैं बात कर रहा हूं तो x का लिमिट होगा, x वेरी करेगा 0 से 4 मीटर तक, x वेरी करेगा 0 से 4 मीटर तक। ओके, 0 से 4 मीटर के बीच में हम कहीं शेयर फोर्स देख रहे हैं किसी x डिस्टेंस पर। ओके, शेयर फोर्स का साइन कन्वेंशन क्या लेकर चल रहे हैं, क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। तो ये क्लॉकवाइज है, ये क्या हो जाएगा +8, और यूडीएल एंटी क्लॉकवाइज होगा, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, -8 इंटू एक्स। ये इक्वेशन बना किसी x डिस्टेंस पर शेयर फोर्स का, जिस इक्वेशन से हमको पता चल रहा है कि वेरिएशन कैसा है, लीनियर। ओके, एक और पॉइंट यहां पर आप ऐड कर सकते हो और बेटर हो जाएगा। शेयर फोर्स डायग्राम बनाने से पहले साइन कन्वेंशन मेंशन कर दोगे और बेटर होगा। क्या साइन कन्वेंशन मेंशन कर सकते हो, जो भी आप यूज कर रहे हो, क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव, वो साइन कन्वेंशन मेंशन कर दो और बेटर हो जाएगा। मैं साइन कन्वेंशन लेकर चल रहा हूं, क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। किसी x डिस्टेंस पर ये इक्वेशन आया, इससे हमको पता चला कि वेरिएशन लीनियर है। ओके, कहां से कहां तक कैलकुलेशन कर सकते हैं, एट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 का मतलब है ये पॉइंट था B, ये पॉइंट था हमारे पास B, और ये पॉइंट है C। x इज इक्वल टू 0 का मतलब है आपको शेयर फोर्स कहां पर मिला होगा, पॉइंट B पर, और उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, +8, क्योंकि x 0 है। दूसरी वैल्यू हमको मिल जाएगा एट x इज इक्वल टू 4 मीटर पर, x इज इक्वल टू 4 मीटर मतलब शेयर फोर्स कहां पर मिला होगा, C पर। इसमें x की वैल्यू 4 पुट करेंगे, x की वैल्यू, ओके सॉरी ये 8 नहीं, ये क्या है, ये वैल्यू है 4, ये था 8 इंटू एक्स, ये प्लस तो ये माइनस, जो माइनस है ये वैल्यू क्या है, 4 इंटू एक्स। ओके, 4 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो ये वैल्यू सॉल्व करने पर आ जाएगा -8 किलो न्यूटन, ये +8 किलो न्यूटन और ये -8 किलो न्यूटन। ये 4 होगा क्योंकि लोड इंटेंसिटी 8 नहीं है, 4 है, तो उसकी वजह से वैल्यू आएगी 4 इंटू एक्स। क्लियर हो गया होगा ये पॉइंट, 8 इंटू एक्स की बजाय 4 इंटू एक्स होगा क्योंकि लोड इंटेंसिटी 4 इंटू एक्स है। तो ये बन गया, शेयर फोर्स मिल गया हमको दोनों पॉइंट पर, बाकी पोर्शन में वेरिएशन होगा लीनियर। इस पोर्शन का शेयर फोर्स डायग्राम मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ कि पॉइंट सी पर वैल्यू था प्लस में, और पॉइंट बी पर वैल्यू था प्लस में, और पॉइंट सी पर वैल्यू था माइनस में। वैल्यू कितना था, 8, ये वैल्यू भी कितना था, 8। बाकी दो पॉइंट के बीच में आपने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है कि वेरिएशन कैसा होगा, लीनियर। तो इन दोनों को आप लीनियरली कनेक्ट कर दोगे, ये बन गया माइनस और प्लस, ये बन गया पोर्शन बीसी का शेयर फोर्स डायग्राम। कंप्लीट डायग्राम हम लास्ट में एक साथ मर्ज करके बनाएंगे। ओके, अब हम चलते हैं दूसरे पोर्शन की तरफ। हम डायग्राम बनाना चाहते हैं, ये पोर्शन कौन सा था, ये पोर्शन था ए बी, यहाँ पर 8 किलो न्यूटन लोड, और ये लोड था 2 किलो न्यूटन, और ये वैल्यू है ई। ओके, ये 1 मीटर, और डायग्राम से देखकर मैं लिख रहा हूं ये 1 मीटर, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 मीटर, 1 मीटर एंड 2 मीटर। ओके, तो नाउ हम कैलकुलेशन करने जा रहे हैं बी ए पोर्शन के लिए। हम शेयर फोर्स डायग्राम बनाने जा रहे हैं फॉर पोर्शन B2A पोर्शन का जो बीम है वो बिहेव करेगा लाइक ए कैंटिलीवर बीम। ये डाउनवर्ड रिएक्शन हमको ऑलरेडी पता है, बी पॉइंट पर कितना आ गया था, 8 किलो न्यूटन, और यहाँ पर एक लोड दे रखा है उसने 2 किलो न्यूटन,
और ये वैल्यू है 1 मीटर, ये 1 मीटर तो ये वैल्यू 2 मीटर। इस पॉइंट को बोल रखा है ई और इसको क्या बोल रखा है ए। ओके, अब यहाँ पर दो तरीके हो सकते हैं कैलकुलेशन करने के, या तो फिर से आप इस पार्ट के लिए और इस पार्ट के लिए इक्वेशन बनाकर दिखाओ और उसको बताओ कि वेरिएशन कैसा होगा, या कैलकुलेशन जब बहुत ज्यादा होती है तो एक बार आपने इक्वेशन बनाकर दिखा दिया है, वेरिएशन लीनियर है, टाइम की प्रॉब्लम होती है, तो ऐसी सिचुएशन में बेटर होता है कि बीच में कुछ पोर्शन की कैलकुलेशन डायरेक्ट कर दी जाए, क्योंकि हमको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं एग्जाम में। जैसे कि यहाँ पर बगैर इक्वेशन बनाए मैं सीधी कैलकुलेशन कर दे रहा हूँ, बगैर इक्वेशन बनाए क्या कैलकुलेशन कर दे रहा हूँ मैं। जैसे कि मैं शेयर फोर्स अगर देखूँ बी पर, शेयर फोर्स बी पर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो ये क्या हो जाएगा क्लॉकवाइज है तो क्या हो जाएगा +8 किलो न्यूटन। अगर मैं शेयर फोर्स निकालूं, अगर मैं शेयर फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करूं सी पर, तो ई पर शेयर फोर्स की दो वैल्यू आएंगी, ई पर शेयर फोर्स की दो वैल्यू आएंगी, एक तो जस्ट राइट और एक शेयर फोर्स का ई पर वैल्यू आएगा जस्ट लेफ्ट, एक वैल्यू जस्ट राइट और एक वैल्यू जस्ट लेफ्ट। जस्ट राइट तक तो यही रहेगा +8 किलो न्यूटन, और जैसे ही आप जस्ट लेफ्ट में जाओगे तो +8 में 2 और ऐड हो जाएगा, +8 में 2 और ऐड हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 10 किलो न्यूटन। ओके, तो क्या बनेगा इसका शेयर फोर्स डायग्राम। इस पॉइंट पर वैल्यू है प्लस में 8 किलो न्यूटन और इस पॉइंट तक ये वैल्यू क्या रहने वाला है कांस्टेंट। यहाँ पर जाकर ये चेंज हो जाएगा, कितना इंक्रीज हो जाएगा 2 किलो न्यूटन, और लास्ट तक क्या रहेगा कांस्टेंट। एंड पर ये रिएक्शन अगर आप निकालते तो ये रिएक्शन कितना आ जाता 10, जितना डाउनवर्ड उतना ही अपवर्ड। तो ये बन जाएगा इस पोर्शन का डायग्राम, ये प्लस ये भी प्लस, ये डिस्टेंस 2 मीटर है। एक बार रिप्रेजेंट कर दूं, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ई है और ये पॉइंट ए है। ये बन गया लेफ्ट पोर्शन का डायग्राम। नेक्स्ट एक और पोर्शन बाकी है जिसका डायग्राम बनाना है। कौन सा पोर्शन बाकी है, इस पोर्शन को बोला जाएगा, इस पॉइंट को बोल रखा है सी, ये पॉइंट डी है और ये पॉइंट एफ है। ओके, अब हम कैलकुलेशन करने जा रहे हैं सी डी पोर्शन के लिए, शेयर फोर्स डायग्राम बनाने जा रहे हैं। कौन से पोर्शन के लिए, फोर पोर्शन सी डी पोर्शन का डायग्राम क्या था, बिहेव करेगा लाइक ए कैंटिलीवर बीम। दोनों तरफ सेम लोड थे तो आप डायग्राम सिमेट्री से भी बना सकते हो अगर आपको सिमेट्री के अप्रोच पता है तो, बट कन्वेंशनल एग्जाम में बेटर होता है कि कैलकुलेशन दिखा दी जाए, कभी एग्जामिनर आपकी बात को ना समझ पाए और आप कैलकुलेशन ना करने के चक्कर में आपके नंबर कम कर दिए जाएं। ये पॉइंट हो गया एफ। ओके, फिर से शेयर फोर्स अगर मुझको निकालना है सी पर, तो ये एंटी क्लॉकवाइज है तो ये क्या हो जाएगा -8 किलो न्यूटन, -8 किलो न्यूटन। और आपको अगर वैल्यू कैलकुलेट करना है एफ पॉइंट पर, तो शेयर फोर्स के एफ पर फिर से दो आंसर आ जाएंगे। एक तो शेयर फोर्स एफ के, एक तो आ जाएगा जस्ट, इधर से सॉल्व कर रहे हैं तो पहला आंसर मिलेगा जस्ट लेफ्ट, और दूसरी हमको वैल्यू मिलेगी शेयर फोर्स एट पॉइंट एफ पर जस्ट लेफ्ट, दूसरा वैल्यू जस्ट राइट। ये वैल्यू क्या हो गया है -8। इस पॉइंट पर तो वैल्यू -8 किलो न्यूटन ही आ जाएगा, लेकिन जैसे इस पॉइंट से आगे जाओगे तो -8, और ये भी एंटी क्लॉकवाइज है तो ये भी क्या हो जाएगा -2, ये कितना हो जाएगा -10 किलो न्यूटन। अपवर्ड रिएक्शन कितना आ जाना था 10 किलो न्यूटन। ओके, तो इस पोर्शन का जो शेयर फोर्स डायग्राम आपको नजर आएगा -8 किलो न्यूटन, इस पॉइंट तक कांस्टेंट। ये कौन सा पॉइंट था, ये पॉइंट था सी, ये पॉइंट था एफ। ओके, एफ तक कांस्टेंट रहना था, उसके बाद माइनस में कितना और चला जाएगा 2 किलो न्यूटन, और एंड पर ये वैल्यू कितना आएगा 10 किलो न्यूटन। ये वैल्यू है 2 किलो न्यूटन, इधर ये वैल्यू है 10 किलो न्यूटन। तो हमने क्या करा अभी तक, तीनों पार्ट का अलग अलग शेयर फोर्स डायग्राम बनाया और लास्ट में हम तीनों को एक साथ मर्ज कर देंगे, फाइनल शेयर फोर्स डायग्राम हो जाएगा। चाहे तो हम लास्ट में शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एक साथ बना सकते हैं, या आपने कैलकुलेशन कर लिया है शेयर फोर्स का तो आप यहाँ पर फाइनल शेयर फोर्स का डायग्राम बना दोगे। कैसे बना दोगे फाइनल शेयर फोर्स का डायग्राम, इन तीनों डायग्राम को फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इन तीनों डायग्राम को क्या करना है, मर्ज करना है। जब इन तीनों डायग्राम को आप मर्ज करोगे तो क्या डायग्राम बन जाएगा, ये पॉइंट था बी, यहां पर एक पॉइंट था सी, इस पॉइंट पर वैल्यू आ रहा था प्लस में 8 किलो न्यूटन, बी पॉइंट पर वैल्यू था प्लस में 8 किलो न्यूटन, और सी पॉइंट पर वैल्यू था माइनस में 8 किलो न्यूटन अगर उस डायग्राम में देखा जाए, और ये वेरिएशन था लीनियर। उसके बाद ये इस पॉइंट तक कांस्टेंट था, ये माइनस में और 2 गया था और ये कांस्टेंट था, यहाँ पर वैल्यू कितना आया था 10 किलो न्यूटन, ये 10 किलो न्यूटन, ये वैल्यू 2 आई थी, ये सी पॉइंट था, ये डी पॉइंट था, और इस पॉइंट को बोल रखा था एफ। ये हो गया इधर वाले पोर्शन का डायग्राम। ये डायग्राम मैंने उसके साथ मर्ज कर दिया, ये सिंपली सपोजिट का डायग्राम था, उसके साथ इस डायग्राम को मर्ज कर दिया। इधर वाले पोर्शन का डायग्राम क्या था, ये पॉइंट था बी, और बी पॉइंट से
बी पॉइंट से ई पॉइंट तक ये कांस्टेंट था, ई पर जाकर 2 और इंक्रीज हुआ था, पर लास्ट में वैल्यू कितनी थी, ए पॉइंट पर ये वैल्यू कितनी थी, 10 किलो न्यूटन। ये प्लस और ये डायग्राम किस में है, माइनस में। ये हो गया उस प्रॉब्लम का फाइनल शियर फोर्स डायग्राम। आई होप कि आपको ये बात समझ आई होगी कि किस तरीके से डायग्राम बनाया गया है। यहाँ पर इन तीनों डायग्राम को एक साथ मर्ज कर दिया गया है, तीनों डायग्राम को एक साथ मर्ज कर दिया गया है। उसके बाद हम क्या बनाएंगे, इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। नाउ इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है। बीएमडी क्या होगा, नेक्स्ट आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ओके, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नाउ बीएमडी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का साइन कन्वेंशन मेंशन करना जरूरी नहीं होता है, सभी एक ही साइन कन्वेंशन यूज करते हैं, सैगिंग पॉजिटिव और हॉगिंग नेगेटिव। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हम कौन से पोर्शन के लिए बनाने जा रहे हैं, पहले फोर पोर्शन मिडिल वाला जो पोर्शन था जो सिंपली सपोर्टेड की तरह बिहेव कर रहा था, B2C, और B2C पोर्शन का अगर डायग्राम बनाओगे तो x की लिमिट क्या थी, 0 से 4 मीटर। x की लिमिट थी 0 से 4 मीटर। क्या था B2C पोर्शन, ये रिएक्शन आया था 8 किलो न्यूटन, ये पॉइंट था C, ये रिएक्शन भी 8 किलो न्यूटन आया, और ये पॉइंट क्या था B। पूरे पार्ट पर क्या अप्लाई हो रहा है, UDL, जिसकी इंटेंसिटी है 4 किलो न्यूटन पर मीटर, और ये वैल्यू है 4 मीटर। ओके, किसी x डिस्टेंस पर अगर मूवमेंट देखा जाए mx, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 इंटू एक्स, ये अपवर्ड, ये सैगिंग होगा 8 इंटू एक्स, ये प्लस, तो UDL डाउनवर्ड है, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, माइनस 4 इंटू एक्स, 4 इंटू एक्स बाई 2। इसको सॉल्व किया जाए तो ये वैल्यू आ जाएगा 8x माइनस 2x स्क्वायर, 8x माइनस 2x स्क्वायर। ये इक्वेशन आ गया, कौन से पोर्शन के लिए आ गया इक्वेशन, ये इक्वेशन आ गया पोर्शन B2C के लिए। यहाँ पर x की पावर 2 है, यहाँ से आप क्लियरली मेंशन कर सकते हो कि जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनने वाला है वो डबल डिग्री कर्व होगा। डबल डिग्री कर्व मतलब कैसा होगा, पैराबोलिक होगा इस पोर्शन में। ओके, कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, एट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 मतलब मोमेंट कहाँ पर मिल जाएगा, B पर। एट x इज इक्वल टू 0 मीन्स बेंडिंग मोमेंट एट B, जो कि क्या आ जाएगा 0। एट x इज इक्वल टू अगर 4 मीटर पर सिंपली सपोर्टेड की तरह बिहेव कर रहा है तो दोनों एंड पर तो मूवमेंट 0 ही होना था। एट x इज इक्वल टू 4 मीटर पर फिर से कैलकुलेशन करोगे तो मूवमेंट C पर क्या आ जाएगा, 0, एंड पर तो 0 ही आना था। इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि जहां पर शेयर फोर्स साइन चेंज करता है वहां पर मूवमेंट आइदर विल बी मैक्सिमम और मिनिमम। तो यहाँ पर शेयर फोर्स ने साइन चेंज किया था, कितनी डिस्टेंस आ जाएगी, सिमेट्री से मैं बोल रहा हूँ 2 मीटर, क्योंकि 8 और 8 तो ये दोनों वैल्यू भी सेम आ जाएंगी क्योंकि ये 4 मीटर था। तो शेयर फोर्स ने साइन चेंज कहां पर किया था, 2 मीटर पर, उस पॉइंट पर भी वैल्यू निकालनी जाए। एट x इज इक्वल टू 2 मीटर, x इज इक्वल टू 2 मीटर पर अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये मूवमेंट की वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगा 8 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 4, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। बोलो भाई कितना आ गया सॉल्व करने पर, ये वैल्यू आ गया सॉल्व करने पर, ये वैल्यू आ गया सॉल्व करने पर, ये 16 माइनस 8, ये वैल्यू आ गया 8 किलो न्यूटन इंटू मीटर। डायरेक्टली हम इस वैल्यू को वहाँ से भी सॉल्व कर सकते थे कि सेंटर पर मूवमेंट सिंपली सपोर्टेड बीम में WL स्क्वायर बाई 8 होता है, W की वैल्यू है 4 इंटू 4, L स्क्वायर 4 इंटू 4 हो गया डिवाइडेड बाई 8, ये इसको कैंसिल करेगा 2, ये 2, बिल्कुल 8 आंसर आ रहा है जो कि बिल्कुल सही आंसर है। अगर हमारे पास कोई फॉर्मूला होता है तो कैलकुलेशन को चेक भी किया जा सकता है, क्योंकि मेंस के एग्जाम में हम थोड़ा फास्ट रहते हैं कैलकुलेशन करने में, तो थोड़े से चांसेस रहते हैं अगर प्रैक्टिस कम होती है तो कहीं कैलकुलेशन गलत ना हो गई हो। इसलिए कन्वेंशनल में बेटर होता है कि अगर कोई रिजल्ट किसी फॉर्मूले से आने वाला है तो आप कैलकुलेशन करो, लेकिन उसको क्रॉस चेक जरूर कर लो, क्योंकि फाइनल आंसर गलत नहीं होना चाहिए। क्लियर है? तो ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन जाएगा कौन से पोर्शन के लिए, B2C पोर्शन के लिए। तो B2C पोर्शन का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, एंड पर वैल्यू 0 था और सेंटर पर वैल्यू कितना आ गया, प्लस में ये वैल्यू आया 8 किलो न्यूटन, 8 किलो न्यूटन। पॉइंट C पर वैल्यू 0 था। ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन गया कौन से पोर्शन का, फॉर पोर्शन B2C। नाउ अब हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे कौन से पोर्शन के लिए, A to B पोर्शन के लिए। A to B पोर्शन के लिए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे। पहले मैं इस फिगर को बना लेता हूं। आपको एग्जाम में बार बार ये फिगर बनाने जरूरी नहीं है, आप सीधा कैलकुलेशन करना शुरू कर सकते हो, क्योंकि आपको डायग्राम विजिबल होता है। फोर पोर्शन B2C, अगर B2C पोर्शन का डायग्राम बनाना है तो ये फिगर जो ऑलरेडी आपके पास होगा, इसको बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं है कि ये पॉइंट था कौन से पोर्शन का डायग्राम बना रहे हैं,
बी टू ए पोर्शन का। ये पॉइंट ए था, यहाँ पर एक 8 किलो न्यूटन का लोड आ रहा है जो कि पॉइंट बी है, और इधर से 2 मीटर पर ये डिस्टेंस 1 मीटर एक लोड अप्लाई हो रहा है 2 किलो न्यूटन। ये वो डायग्राम था। आपको बेंडिंग मोमेंट निकालना है, कैंटिलीवर बीम का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है। प्रॉब्लम बहुत सिंपल हो चुका है पार्ट में डिवाइड करने के बाद। मोमेंट एट बी इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। इक्वेशन बनाकर भी दिखा सकते हैं। मोमेंट एट इस पॉइंट को बोला गया है ई। ओके, मोमेंट एट ई की वैल्यू आ जाएगी, हॉगिंग होगा डाउनवर्ड की वजह से, -8 इंटू 2 इज इक्वल टू -16 किलो न्यूटन इंटू मीटर। ओके, नेक्स्ट हमको मोमेंट निकालना है, मोमेंट एट ए। मोमेंट एट ए होगा इसकी वजह से -8 इंटू 3, -8 इंटू 3 ये माइनस, तो ये भी क्या हो जाएगा -2 इंटू 1 इज इक्वल टू, ये वैल्यू आ जाएगा माइनस का 8 इंटू 3 प्लस 2, ये वैल्यू आ जाएगा माइनस का 26 किलो न्यूटन। ओके, तो क्या बनेगा इस पोर्शन का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कि इस पॉइंट पर तो मोमेंट 0 था जिसको बी बोला गया है, और पॉइंट ई पर मोमेंट की वैल्यू आई है, पॉइंट ई पर मोमेंट की वैल्यू आई है 16 किलो न्यूटन इंटू मीटर। पॉइंट ई 2 मीटर पर था, इधर से पॉइंट ई 2 मीटर पर था। ओके, तो इधर से पॉइंट ई 2 मीटर पर ये वैल्यू आया 16, माइनस में इस पॉइंट पर वैल्यू 0, और पॉइंट लोड के केस में शेयर फोर्स डायग्राम रेक्टेंगल, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ट्रायंगल बनता है, इसलिए इक्वेशन को स्किप कर दिया है। ओके, जहां पर भी पॉइंट लोड आता है आपको पता होगा वहां से शेयर फोर्स डायग्राम सडनली चेंज होता है और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का स्लोप चेंज हो जाता है। तो ये लाइन सेम नहीं जाएगा, ये लाइन यहाँ से क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट लोड था। आई थिंक ये बात समझ आई होगी। ये माइनस, ये वैल्यू कितना आ गया 26 किलो न्यूटन इंटू मीटर। ये डायग्राम बन गया कौन से पोर्शन के लिए, फॉर पोर्शन बी टू सी। नेक्स्ट हमको बी टू ए, नेक्स्ट हमको डायग्राम कौन से पोर्शन के लिए बनाना है, फॉर पोर्शन C2D पोर्शन का जो बीम था वो आपको क्या नजर आ रहा है कि अगेन एक कैंटिलीवर बीम है। ये पॉइंट सी, यहाँ पर लोड कितना था 8 किलो न्यूटन, ये वैल्यू 1 मीटर, ये वैल्यू 2 मीटर, ये फोर्स है 2 किलो न्यूटन। ओके, ये पॉइंट था सी, ये पॉइंट एफ था आई थिंक, और इस पॉइंट को क्या बोला गया था डी। ओके, अगेन अगर बेंडिंग मोमेंट आप कैलकुलेट करोगे, मोमेंट एट सी क्या आ जाएगा 0। अगर मोमेंट एफ पर कैलकुलेट करोगे तो क्या आ जाएगा, हॉगिंग होगा, -8 इंटू 2 इज इक्वल टू -16 किलो न्यूटन इंटू मीटर। और मोमेंट अगर ए पर कैलकुलेट किया जाएगा, मोमेंट एट ए, सॉरी ए नहीं, डी पॉइंट है, मोमेंट एट डी अगर कैलकुलेट करेंगे तो मोमेंट एट डी अगर कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, मोमेंट एट डी -8 इंटू 3, इसकी वजह से भी क्या होगा, -2 इंटू 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 26 किलो न्यूटन इंटू मीटर। अगेन सिमेट्री था, सेम डायग्राम बनना था। इस पॉइंट पर वैल्यू आ गया माइनस में 26, इधर से 2 मीटर पर वैल्यू आया है 16 किलो न्यूटन इंटू मीटर। पॉइंट लोड के केस में ये लीनियर बनता है, और जहाँ पर पॉइंट लोड आता है वहाँ से स्लोप अगेन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो ये माइनस और ये माइनस, ये पॉइंट था सी, इस पॉइंट को बोला गया है एफ, और ये डी। ये हो गया कंप्लीट डायग्राम हर एक पोर्शन का। बार बार मैं डायग्राम बना रहा हूँ तुमको कैलकुलेशन को समझाने के लिए, ताकि आप लोगों को कैलकुलेशन समझ आए। ये डायग्राम बार बार नहीं बनाने होते हैं, यहाँ पर कुछ ऐसी कैलकुलेशन है जिसको एग्जाम में करोगे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। ये डायग्राम आपको फिर से नहीं बनाना था, ये डायग्राम आपको बार बार नहीं बनाना था। एक बार आपने डायग्राम बना दिया है, वहीं से देखकर इक्वेशन लिख सकते हैं, इन डायग्राम को स्किप किया जा सकता है। तो फाइनली कंक्लूड कर देंगे कि इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या होगा। तीनों डायग्राम को मैं मर्ज करूंगा, मिडिल पोर्शन का डायग्राम, लेफ्ट पोर्शन का डायग्राम और राइट पोर्शन का डायग्राम। इन तीनों डायग्राम को मैं मर्ज करने जा रहा हूं। ओके, क्या होंगे तीनों डायग्राम मर्ज करने पर, हमको मिल जाएगा फाइनल बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। मिडिल वाले पोर्शन का जो डायग्राम था ये था पैराबोलिक, और इधर वाले पोर्शन में जो डायग्राम आ रहा है, यहाँ पर वैल्यू आ रहा है माइनस का 16, इधर से 2 मीटर पर ये वैल्यू आ रहा है, इधर से 2 मीटर पर ये वैल्यू आ रहा है 16 किलो न्यूटन इंटू मीटर। ये कितना है 26 किलो न्यूटन इंटू मीटर, और ये वेरिएशन था लीनियर, यहाँ से स्लोप चेंज हुआ था आई थिंक, माइनस ये पॉइंट क्या था डी, इस पॉइंट को बोला गया एफ, ये पॉइंट हो गया सी। इधर वाले पोर्शन का डायग्राम क्या बना था, यहाँ पर वैल्यू आई थी 26, और इधर से ये पॉइंट था एफ,
या ई पॉइंट था, ये वेरिएशन लीनियर, फिर से स्लोप चेंज हुआ था। यहाँ पर वैल्यू कितनी आई थी 16 किलो न्यूटन इंटू मीटर। ये माइनस और ये डायग्राम किस में था प्लस में। सेंटर पर वैल्यू कितनी आई थी 8 किलो न्यूटन इंटू मीटर। ओके, ये पॉइंट था ए और ये पॉइंट था सी। ये हो गया इसका कंप्लीट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। बेटर होगा कि मेंशन कर दो। देखो यहाँ पर ये ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये ए की लाइन है, क्योंकि स्लोप चेंज हुआ था। कुछ इस तरीके से डायग्राम बनाओ कि लगे यहाँ से स्लोप चेंज हुआ है। अगर कन्फ्यूजन हो तो लिख दो कि कितने डिग्री कर्व है। ये कितने डिग्री कर्व था 1 डिग्री, ये कितने डिग्री कर्व था 1 डिग्री, ये कितने डिग्री कर्व था 2 डिग्री, 1 डिग्री एंड 1 डिग्री। ये हो गया कंप्लीट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा कि किस तरीके से इसका हमने कंप्लीट शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाया। इस क्वेश्चन में क्या था, इस क्वेश्चन में ये था कि सिमेट्री थी, उसको भी यूज किया जा सकता था, बट इस तरीके का क्वेश्चन बगैर सिमेट्री के भी आ सकता है। ऐसा हो सकता है कि इधर का डिस्टेंस कुछ और हो, इधर का डिस्टेंस कुछ और हो, लोड कुछ और हो। मिडिल वाले पोर्शन को सॉल्व करो, रिएक्शन निकालो और 2 अलग अलग लोडिंग कंडीशन के कैंटिलीवर मिल जाएंगे और कुछ नहीं होगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके सामने है, डिटरमाइन द डायमीटर ऑफ ए solid steel shaft which will transmit 300 kilowatt at the rate of 250 rpm। ओके, सबसे पहले उसने दे रखा है क्वेश्चन में पावर का वैल्यू दे रखा है 300 किलोवाट, जिसको मैं बोल सकता हूं 300 इंटू 10 टू द पावर 3 वाट। ओके, नेक्स्ट उसने n का वैल्यू दे रखा है rpm 250 rpm की वैल्यू गिवन है। द मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस शुड नॉट, ओके, टाउ मैक्स किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। टाउ मैक्स बोल रखा है कि 330 न्यूटन पर mm स्क्वायर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, एंड एंगल ऑफ ट्विस्ट। ओके, 2 कंडीशन गिवन है, एक तो टाउ मैक्स 30 से ज्यादा नहीं होना चाहिए और दूसरा एंगल ऑफ ट्विस्ट 1 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब थीटा 1 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, तो थीटा ये डिग्री में है, इसको मैं कन्वर्ट कर ले रहा हूं डिग्री पाई बाई 180। इसको किस में कन्वर्ट कर दिया हमने, रेडियन में, क्योंकि हम कैलकुलेशन करेंगे रेडियन में। टॉर्जन की इक्वेशन में हम रेडियन में रखते हैं। ओके, और क्या गिवन है, ई की वैल्यू गिवन है 1 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ओके, लेंथ दे रखा है 2 मीटर, ये क्वेश्चन में गिवन है। 2 मीटर को मैंने लिख दिया 2 इंटू 10 टू द पावर 3 mm, ताकि सारी कैलकुलेशन न्यूटन और mm में हो सके। इस क्वेश्चन में की पॉइंट क्या है, इस तरीके के क्वेश्चन कई बार कन्वेंशनल में देखने को मिले हैं। इस क्वेश्चन का जो की पॉइंट था, जहां से स्टूडेंट से क्वेश्चन गलत हो सकता है, मैं आपको बता देता हूं। कुछ स्टूडेंट जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं की होगी ये गलती कर लेते हैं। T अपॉन आई पी को हो सकता है आपने जे पढ़ा हो, इज इक्वल टू टाउ अपॉन आर इज इक्वल टू जी थीटा बाई एल। अब उसने पूछा है डायमीटर, और कुछ स्टूडेंट क्या सोच लेते हैं कि टी गिवन है और थीटा भी गिवन है और यहाँ से रेडियस मिल जाएगा और रेडियस से हम क्या निकाल देंगे, डायमीटर। मतलब T अपॉन आर इज इक्वल टू जी थीटा बाई एल। एल गिवन है, जी गिवन है, थीटा गिवन है, टी टाउ की वैल्यू गिवन है, यहाँ से आर मिल जाएगा और अगर रेडियस मिल गया तो डायमीटर मिल जाएगा। लेकिन ये सॉल्यूशन गलत होता है, ये सॉल्यूशन गलत होता है। जिसका रीजन क्या है, जिसका रीजन है कि ये मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू है और ये भी मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू है, और 2 मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू सेम टॉर्क कर रहे हैं जरूरी नहीं है। आपने पावर दे रखा है, आपने क्या दे रखा है, आरपीएम दे रखा है, यहाँ से टॉर्क आ जाएगा और जो टॉर्क आया होगा उस शाफ्ट में, उस टॉर्क पर टाउ भी अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंचे और एंगल ऑफ ट्विस्ट भी अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंचे, ऐसा जरूरी नहीं है। 2 मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू सेम टॉर्क पर आए, ऐसा जरूरी नहीं है। तो 2 मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू को आप एक साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते, दोनों को अलग अलग चेक करना होगा, दोनों कंडीशन के लिए डिजाइन करना होगा। पहले आप इसमें निकाल लेते हैं टॉर्क के बाद आगे की बातें होंगी। टॉर्क के साथ एक बार शेयर को कंपैरिजन कर सकते हैं, टॉर्क के बाद एक बार एंगल ऑफ ट्विस्ट को कंपैरिजन कर सकते हैं। नाउ फर्स्ट हम क्या निकालने जा रहे हैं, पावर। फर्स्ट स्टेप हम पावर कैलकुलेट कर रहे हैं। सभी को पता होगा P इज इक्वल टू 2 पाई एंड T अपॉन 60। यहाँ से मैं टॉर्क निकालना चाहता हूँ, तो इस फॉर्मूले को मैं चेंज कर ले रहा हूँ, इसको मैं लिख दे रहा हूँ T इज इक्वल टू 60 P डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू एन। ओके, इसको सॉल्व किया तो 60 P की वैल्यू को मैंने रखा, P की वैल्यू है 300 इंटू 10 टू द पावर 3, ये हो गया P डिवाइडेड बाई 2 इंटू पाई, और n की वैल्यू दे रखी है 250, n की वैल्यू दे रखा है 250। इसको सॉल्व करने पर क्या आंसर आता है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसको अगर सॉल्व किया जाएगा तो इसको सॉल्व करने पर वैल्यू आता है
59। ओके, इसको सॉल्व करने पर वैल्यू आता है 11459.1, पॉइंट के बाद कुछ आ रहा होगा, और यहाँ से यूनिट आएगी न्यूटन इंटू मीटर। जब पावर के फॉर्मूले से टॉर्क निकालते हैं तो यूनिट क्या आता है, न्यूटन इंटू मीटर। इसको बेटर होगा चेंज कर लिया जाए टॉर्क को, और इस टॉर्क को लिख दिया जाए 11459.1 इंटू 10⁻³ और यूनिट को मैंने चेंज करके लिख दिया न्यूटन इंटू mm। यहाँ तक बात समझ आई। यहाँ से हमको मिल गया टॉर्क, टॉर्क की वैल्यू आ गई। अब टॉर्क पता है, अब हम टॉर्क का कंपैरिजन करेंगे किसके साथ, दो परमिसिबल वैल्यू दे रखी हैं। तो मैं कैलकुलेशन करना चाहता हूँ, फर्स्ट मैं कैलकुलेशन करना चाहता हूँ किसके बेसिस पर, डायमीटर कैलकुलेट करना है अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस, कि अगर जब मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस आया होगा बॉडी में तो डायमीटर कितना चाहिए कि वो फेल ना हो, शेयर में फेल ना हो, उसके लिए डायमीटर कितना चाहिए। आई थिंक मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला हमको याद हो 16T/πd³, 16T/πd³। यहाँ से क्या निकल जाएगा, d³ इज इक्वल टू 16T/π इंटू टाउ मैक्स। यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, डायामीटर। यहाँ से d³ की वैल्यू आ जाएगी, ये क्या हो जाएगा 16 इंटू टी। टी की वैल्यू क्या है, टी की वैल्यू है 11459.1 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई पाई इंटू टाउ मैक्स क्वेश्चन में गिवन है 30। ओके, तो यहाँ से हमको क्या मिलने वाला है, डायामीटर। इसको सॉल्व करने पर यहाँ से डायमीटर की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है पॉइंट। इसको सॉल्व करने पर डायमीटर की वैल्यू क्या आएगी, मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ क्योंकि फिलहाल अभी मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है। तो आई होप कि यहाँ से कैलकुलेशन हो जाएगा, और इसको सॉल्व करने पर डायमीटर की जो वैल्यू आती है, इसको सॉल्व करने पर डायमीटर की जो वैल्यू आती है ये आता है 124, आप लोग इसको चेक कर लेना, 124.5 mm। डायमीटर mm में आएगा क्योंकि सभी वैल्यू हमने न्यूटन और mm में रखे थे। तो अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस डायमीटर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 124.5। इतने डायमीटर का शाफ्ट अगर डिजाइन करोगे तो वो शेयर में फेल नहीं होगा, लेकिन एंगल ऑफ ट्विस्ट की अभी गारंटी नहीं है। एंगल ऑफ ट्विस्ट को कितना डायमीटर चाहिए वो आपको कैलकुलेशन करना होगा। ओके, सेकेंड स्टेप हम किसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, सेकेंड स्टेप अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम एंगल ऑफ ट्विस्ट। मैक्सिमम एंगल ऑफ ट्विस्ट क्वेश्चन में गिवन है, मैक्सिमम एंगल ऑफ ट्विस्ट गिवन है क्वेश्चन में गिवन है 1 रेडियन में गिवन, डिग्री में गिवन था, जिसको हमने किस में कन्वर्ट कर लिया था, रेडियन में। ओके, तो थीटा का हमको रिलेशन या तो हम टॉर्जन की इक्वेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं, या हमको थीटा का रिलेशन याद होता है थीटा इज इक्वल टू TL/G इंटू IP, TL/G इंटू IP। इसमें डायमीटर हमको निकालना है, तो मैं इसको लिख दे रहा हूँ IP इज इक्वल टू TL डिवाइडेड बाई G इंटू थीटा। ओके, IP की वैल्यू को मैं लिख सकता हूँ π/32 इंटू D⁴ TL डिवाइडेड बाई G इंटू थीटा। यहाँ से मुझको डायमीटर चाहिए, तो मैंने फॉर्मूले को चेंज कर दिया कि D⁴ इज इक्वल टू T, ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 32L डिवाइडेड बाई पाई G इंटू थीटा। यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है, बाकी सब कुछ क्वेश्चन में गिवन है। यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे 32T। टी की वैल्यू क्या थी, टी की वैल्यू क्वेश्चन में था, टी का वैल्यू आया था सॉल्व करने पर 11459, टी का वैल्यू आया 11459.1 इंटू 10⁻³ लेंथ कितना गिवन था, 2 इंटू 10⁻³ mm में रखा है, ये लेंथ का वैल्यू हो गया। पाई इंटू जी का वैल्यू गिवन था 1 इंटू 10⁵। एक बार जी के वैल्यू को चेक कर लेते हैं। जी का वैल्यू गिवन था 1 इंटू 10⁵, बिल्कुल सही है, 1 इंटू 10⁵, और साथ में किससे मल्टीप्लाई कर देना है इसको, थीटा। थीटा का वैल्यू क्या आया था 1 इंटू π/180, 1 इंटू π/180। अगेन थोड़ी सी कैलकुलेशन है, कैलकुलेटर का यूज़ करते हुए यहाँ से आपको एक डायमीटर मिलेगा। कैलकुलेटर का यूज़ करते हुए यहाँ से सॉल्व करके आपको एक डायमीटर मिलेगा। जब आप इसकी कैलकुलेशन करोगे तो यहाँ से सॉल्व करने पर जो डायमीटर की वैल्यू आती है वो डायमीटर आता है 107.5। ओके, इसको सॉल्व करने पर डायमीटर आएगा 107.5 mm,
107.5 mm ये डायमीटर आ गया। अब आपने दो डायमीटर निकाले, एक तो ये डायमीटर निकाला अकॉर्डिंग टू परमिसिबल एंगल ऑफ ट्विस्ट और एक डायमीटर आपने निकाला अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस। मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस के अकॉर्डिंग डायमीटर कितना आया था 124.5 mm। अब फाइनली जब हम शाफ्ट डिजाइन करेंगे तो हम हमेशा ऐसी सिचुएशन के लिए डिजाइन करते हैं जो ना शेयर में फेल हो ना एंगल ऑफ ट्विस्ट में, तो उसके लिए आपको मैक्सिमम डायमीटर का शाफ्ट डिजाइन करना होगा। तो डिजाइन डायामीटर ऑफ शाफ्ट क्या हो जाएगा, इन दोनों का मैक्सिमम, इन दोनों का मैक्सिमम क्या है 124.5 mm डायमीटर का शाफ्ट डिजाइन करना होगा। अब फिर से देखो, अगर आप 124.5 mm डायमीटर का शाफ्ट डिजाइन करोगे तो अंडरस्टूड है कि शेयर तो अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर होगा लेकिन एंगल ऑफ ट्विस्ट अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर नहीं होगा। इसीलिए हम दोनों परमिसिबल वैल्यू को एक साथ कंपैरिजन नहीं कर रहे थे स्टार्टिंग में, क्योंकि दोनों परमिसिबल वैल्यू सेम टॉर्क पर नहीं आएंगी, वो डायमीटर अलग अलग शाफ्ट के डायमीटर पर आपको परमिसिबल वैल्यू मिलेंगी। तो ये हो जाएगा इसका मैक्सिमम। अब यहां पर देखो टाउ मैक्स के अकॉर्डिंग अगर आपने डायमीटर डिजाइन करा है तो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस तो इस बॉडी में 30 न्यूटन पर mm स्क्वायर है, लेकिन अब इस बॉडी में एंगल ऑफ ट्विस्ट 1 डिग्री नहीं होगा, एंगल ऑफ ट्विस्ट की वैल्यू कम आ जाएगी क्योंकि डायमीटर आपने बढ़ा दिया है। क्लियर है ये पॉइंट? ओके, नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों को सॉल्व करना था। आपको पता ही होगा इस सीरीज के बारे में, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया जाता है, प्रैक्टिस के लिए दिया जाता है, जिसका सॉल्यूशन आपको भेजना होता है और नेक्स्ट वीडियो में उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी दिखाया जाता है आपको कि उसका बेटर सॉल्यूशन, प्रॉपर सॉल्यूशन क्या हो सकता था। आपको पता ही है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, एक्सप्लेन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर माइल्ड स्टील। कई बार पहले सब्जेक्टिव एग्जाम में क्वेश्चन देखने को भी मिला है कि माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व क्या होगा, उसका डायग्राम बनाना और उसके अलग अलग पॉइंट्स के बारे में एक्सप्लेन करना। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सब्जेक्ट से क्या क्या चीजें आने के चांसेस रहते हैं। जैसे आपको पता है शेयर फोर्स बेंडी मूवमेंट से मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो उस टॉपिक की ऑलरेडी आपने प्रैक्टिस कर ली होगी, आई होप सभी ने उस टॉपिक की प्रैक्टिस कर ली होगी। दूसरा, मैकेनिकल वालों के लिए डिफ्लेक्शन से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है कभी, लेकिन सिविल वालों के लिए डिफ्लेक्शन से क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। बाकी टॉर्जन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं, उन्हीं में से मैंने एक क्वेश्चन डिस्कस भी किया है। बाकी कॉलम से एंड कंडीशंस के डेरिवेशन पूछे जा सकते हैं। डेल्टा इज इक्वल टू 4PL अपॉन पाई E d1d2, वो डेरिवेशन कई बार आने के चांसेस रहते हैं। बाकी प्रिंसिपल स्ट्रेस से जो हम फॉर्मूले पढ़ते हैं प्रिंसिपल स्ट्रेस में, उनके डेरिवेशन को भी एक बार देख लेना, क्योंकि अभी भी इतना टाइम है कि चीज़ों को रिवाइज किया जा सकता है। बेंडिंग इक्वेशन का डेरिवेशन, टॉर्जन की इक्वेशन का डेरिवेशन, इनमें से शायद कोई डेरिवेशन ना आ जाए, इसलिए उनकी प्रैक्टिस आप कर लेना। ओके, नेक्स्ट ये आपके पास सॉल्यूशन है उन दो क्वेश्चन का जो लास्ट वीडियो में आपको इरिगेशन के दो क्वेश्चन प्रोवाइड कराए गए थे। सॉरी, इरिगेशन का जो लास्ट वीडियो में क्वेश्चन प्रोवाइड कराया गया था, ये उसका सॉल्यूशन है। लास्ट में क्वेश्चन प्रोवाइड कराया जाता है, उसका ये सॉल्यूशन है। जैसे कि मैंने जो आपको क्वेश्चन दिया है, इसका सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। ये इरिगेशन का क्वेश्चन था, अगर आपने अच्छे से इसको सॉल्व किया होगा तो आप सॉल्यूशन को नोट कर सकते हो। अपना जो सॉल्यूशन था उससे इस सॉल्यूशन को मैच कराना, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट स्लाइड पर इसका कंप्लीट सॉल्यूशन है, ये हो जाता है इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन। ओके, आई होप कि आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.